नमस्कार, सभी का स्वागत है एनालाइजर में। हमारे साथ आज मोहित कंबोज जी है, जो लगातार अपनी धुआंधार बैटिंग करते आ रहे हैं। आज उन्हीं से कुछ सवाल जवाब होंगे। उन्हीं से पूछा जाएगा कि आप जो बोल रहे हैं वो क्या है, क्यों बोल रहे हैं आप इतना, ये सारे सवाल हम पूछेंगे। मोहित जी, स्वागत है आपका एनालाइजर में। जय श्री बहुत राम। बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। नमस्कार। सबसे पहले, मोहित कंबोज इतने आक्रामक क्यों हैं? क्यों इतने आरोप लगा रहे हैं, आरोप की झड़ी लगा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो महाराष्ट्र में एक नई तरह की राजनीति चालू हुई है 2 साल से, जब से ये सरकार बनी है, तो सरकार की कोई भी ऐसी कोई 2 साल 2.5 साल के अंदर ऐसी कोई भी काम नहीं किया है जो जनता के अंदर जाके अप्रिशिएट कर सके। और ये सरकार कुछ लोगों ने बनाई है। ऐसे कुछ मीडिया हाउसेस हैं, पत्रकार हैं, जिनको लगता है कि ये सरकार उनकी नाजायज औलाद है। और कुछ ऐसे नेता हैं, संजय राउत जैसे, जिनको लगता है कि ये सरकार की वो चाणक्य हैं और भारतीय जनता पार्टी को मात देते हुए देवेंद्र फडणवीस जी जो जीत के भी हार गए, और वो उनसे बड़े लीडर हैं कि उन्होंने ये गठबंधन, ऐसा नाजायज गठबंधन बनाया। और ये सरकार की, महाराष्ट्र की, पूरे देश में एक पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ते हुए, एक पार्टी जो हिंदुत्व की पूरी राजनीति करती थी, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट जी, जिनके लिए पूरे देश में हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के मन में उनके लिए एक श्रद्धा है, और आज भी बाला साहब के लिए एक सेंटिमेंटल वैल्यू हर हिंदू के मन में है। ये सब आइडियोलॉजी को छोड़ते हुए 2019 में एक ऐसा नाजायज गठबंधन पूरे देश में बना जो देश के इतिहास में आज तक किसी ने देखा नहीं। अब रहा था कि सरकार चलेगी, चलेगी तो काम कैसे करेगी? तो काम तो सरकार तो भ्रष्टाचार, और सिर्फ ये जो इनका गठबंधन था, वो एटीएम की मशीन खाली हो चुकी थी इनकी नेताओं की। एटीएम मशीन भरने के लिए ये सरकार बनी थी। सुबह 9 बजे आकर अपना सलीम जावेद की स्टोरी चलाना, और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और देश की राजनीति के ऊपर एक नैरेटिव फॉल्स सेट करना, और दिन भर मीडिया हाउस, जो मराठी मीडिया हाउस है या कुछ और दूसरे मीडिया हाउस हैं, इनके फॉल्स नैरेटिव के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को इनके ट्रैप के अंदर अटैक करना। ये एक 2 साल से आपने देखा होगा एक स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र की राजनीति की बनती आ गई। इन्होंने फिर पहले तो ये ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते थे, फिर इनको लगा कि अभी इंडिविजुअल लोगों को टारगेट करना चालू करें। इन्होंने इंडिविजुअली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट करना चालू किया। ये इनका बुरा हाल कहां हो गया, जब नवाब मलिक जी ने बिना बात के मेरे और मेरे परिवार को अक्टूबर में घेर लिया क्रूज कांड के अंदर। वहां से जो इन्होंने सलीम जावेद की स्टोरी चालू की, सलीम मतलब नवाब, जावेद मतलब संजय राउत, तो इनको इनकी भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी था। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भाषा समझते हैं, वो भाषा में ही आदमी को उत्तर समझ में आता है, जिस भाषा में प्रश्न पूछता है। तो इन्होंने जो फॉल्स नैरेटिव चालू किए, मैंने इनको सही उत्तर देना चालू किया और इनको इनका आईना दिखाना चालू किया। और जब आदमी को अपना आईना नजर आता है, दिखता है, तो उससे भागता है। आप भी इतने जानकार हैं, आपको पता होगा, जब भी बंदर को आईना दिखाओ तो बंदर वो आईना देखता नहीं, आईने से भागता है, क्योंकि बंदर को अपना चेहरा आईने में साफ नजर आता है। तो वही हाल इन लोगों का है। तो इन्होंने जब अटैक चालू किया तो मैंने अपना रिप्लाई चालू चलो किया। चलो, नवाब मलिक के जिसके बारे में हम उत्तर जान देते लेते हैं कि आपको अटकाया। नवाब मलिक के ऊपर आपने जो भी आरोप किए, वो आरोप लीगली थे सारे, वो कागज के साथ आप कर रहे थे। लेकिन संजय राउत के ऊपर लगाए गए आरोपों की बात जब आती है, तब पता चलता है कि आप बड़े ही पर्सनल होकर आरोप कर रहे हो। मतलब आपने जो ट्वीट किए हैं वो भी बहुत ही कड़वे थे। राउत मेरे पैसे दे दे, लौटा दे मेरे पैसे, इस तरह के ट्वीट भी आपने किए हैं। क्या संजय राउत के साथ आपके ऐसे रिलेशन थे पहले, जो कुछ पैसे की लेन देन हो या कुछ दिया दिलाया हो, लिया गया कुछ हो, इस तरह के रिलेशन आपके थे? और वो क्या थे? किस पैसे की बात कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसे सुनील जी, कोई भी बात करना, जिस हिसाब से संजय राउत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या बोला, वो मोहित कंबोज जैसे किसी को पहचानते नहीं है, सही है। और मैं देवेंद्र फडणवीस जी का ब्लू आइड बॉय हूं और मैं उनको डुबाऊंगा। तो मैंने उनको यही आईना दिखाया कि जब आप किसी को पहचानते ही नहीं है, तो आप हर साल उसके घर पे जाते हैं। आप किसी को पहचानते नहीं है तो उससे आप पैसे मांगते हैं। आप किसी को पहचानते नहीं है तो ग्रैंड हयात में बुला के उससे मीटिंग करते हैं। आप किसी को पहचानते नहीं तो उसको व्हाट्सएप भी करते हैं, मोबाइल पे बात भी करते हैं। आप किसी को पहचानते नहीं है तो आप उसको इनविटेशन, न्योता भी देते हैं, बुलाते भी है, जाते भी हैं। तो जिसको
नहीं पहचानते उससे ऐसा व्यवहार रखते हैं, पैसे लेते देते हैं, और जिसको पहचानते होंगे उसके साथ ये क्या करते होंगे? मेरा प्रश्न तो ये है। तो इन्होंने जो मुझ पे ये झूठे आरोप लगाने का शुरुआत की, नहीं पहचानने से लेकर, तो ये जो एक स्ट्रेटेजी इन्होंने चालू की, तो मैंने वही वही उनका उत्तर दिया कि ये देखिए, आप हर साल मेरे घर पे आते थे, आपको जब जरूरत होती थी आप मुझसे पैसे मांगते थे, और आज आप बोल दो कि आप पहचानते नहीं है। तो ये संजय राउत जी जिस हिसाब से प्रवीण राउत के फंसने के बाद बौखलाते हुए नजर आए, संजय राउत जी जिन्होंने शुरुआत जब शिवसेना में की, पत्रकारिता से अपनी शुरुआत की, तो आप सबको पता होगा कि जब सरकारी अलॉटमेंट के फ्लैट निकलते थे बिड के, वहां पे पहला फ्लैट उन्होंने सरकारी अलॉटमेंट का लिया। वहां से उनकी जो शुरुआत हुई और आज बॉम्बे में करोड़ों रुपए की उन्होंने संपत्ति बना ली। तो जब भ्रष्टाचार उनका उजागर होता हुआ नजर आया, तो ये उनकी बौखलाहट है कि उन्होंने पहचानना नहीं पहचानना और जिस तरह के वो भाषा का उपयोग उन्होंने चालू किया, तो मुझे लगता है ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स। और अभी से नहीं, आप देख रहे होंगे कंगना रनौत के समय में, ये यहाँ पे क्या बोलूंगा, जैसे महिला पे उन्होंने जिस हिसाब की बात की, और एक उन्होंने नई स्ट्रेटेजी चालू की। अब उनपे कोई भी आरोप लगे तो 12 करोड़ मराठी अस्मिता, 12 करोड़ महाराष्ट्र खतरे में, 12 करोड़ मराठी खतरे में, 12 करोड़ महाराष्ट्रियन लोगों का अपमान हो रहा है। तो ये एक नई स्ट्रेटेजी लेके आगे, जैसे संजय राउत ही 12 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, संजय राउत ही महाराष्ट्र है, संजय राउत से बड़ा कोई महाराष्ट्र में कोई आज तक आदमी पैदा नहीं हुआ, और संजय राउत ने महाराष्ट्र के लिए ऐसा क्या कर दिया? मैं पूछना चाहूंगा, ऐसा क्या कर दिया संजय राउत ने महाराष्ट्र के लिए कि वो आज 12 करोड़ महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों का रिप्रेजेंटेटिव की बात करें? क्या महाराष्ट्र में दूसरे शहरों से आए हुए लोग, उन्होंने इस धरती को अपना मां नहीं समझा? क्या महाराष्ट्र ने उनको सम्मान इज्जत दी थी? आज हम जैसे लोग अगर उत्तर प्रदेश में से महाराष्ट्र में आते हैं, तो जो इज्जत हमारे दिल में उत्तर प्रदेश की, उससे बढ़ के महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश ने अगर पैदा किया तो महाराष्ट्र ने हमको सींचा है। आज महाराष्ट्र हमारी माँ है, साथ में माँ और मौसी का रिश्ता है ये। तो आज जिस हिसाब से उनके ऊपर आरोप लगे और वो आज पर प्रांतीय की राजनीति चालू करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बौखला चुके हैं और कहीं ना कहीं इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। और जब आदमी खुद को फंसा हुआ देखता है ना चारों तरफ से, आज पीएमसी बैंक की उन्होंने बात की, उन्होंने राकेश वधावन की बात की, 55 लाख रुपए तो उनकी पत्नी के अकाउंट में गए प्रवीण राउत के यहाँ से, और वो उनके अकाउंट से, और बात वो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। तो आज ये तो एक सिलसिला था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वैसे 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 संजय राउत जी के बौखलाहट बढ़ती रहेगी, क्योंकि जो उन्होंने एक मुखौटा आगे जो लगा के रखा था, जो असली संजय राउत का चेहरा क्या है, वो 2022 में लोगों को देखने को मिलेगा कि असली संजय राउत कौन है। चलिए, देवेंद्र जी फडणवीस के बारे में उन्होंने लगाए गए महा आईटी वाले आरोप भी गलत निकले। दूसरी बात है, किरीट सोमैया के ऊपर लगाए हुए, नील किरीट सोमैया के ऊपर जो आरोप लगाए थे, उनकी बड़ी कंपनी है, कुछ 100 करोड़ का कंस्ट्रक्शन है, ये सारा भी गलत निकला, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी निकली, 100 करोड़ से भी कम उसका काम चल रहा है, वसई में जो चल रहा है उसका काम। ऐसे क्या आरोप मोहित कंबोज पर लगाए हैं और क्यों लगाए, ऐसा आपको लगता है, और इसकी असलियत क्या है? जो भी आरोप आपके ऊपर लगाए उसकी असलियत क्या है? देखिए ऐसा है कि आरोप लगाना ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है कि इनको लगता है कि एक आदमी जिसने नवाब मलिक के, इनके मंत्री को 2 बार बेल लेनी पड़ गई, एक आदमी ने जो इनके पूरे फॉल्स नैरेटिव में फंस नहीं रहा है, एक आदमी जो ये सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, तो इस पे आरोप लगा दो। आरोप लगा के क्या होता है भाई साहब, अभी सबसे अच्छा आरोप लगा दो, आरोप लगा के आदमी अपने को डिफेंड करने में जाता है। या एक मेरे जैसा जो साधारण घर का आदमी होता है, वो अपने आप को क्या सोचता है कि मैं व्यवसायी हूं तो मैं सरकार से पंगा क्यों लूं, मैं अगर छोटा नेता हूं तो मैं इतनी बड़े नेताओं से पंगा क्यों लूं, मैं अगर महाराष्ट्र में रह रहा हूं तो शिवसेना और संजय राउत तो नवाब मलिक जैसे मियां से पंगा क्यों लूं, मैं परिवार का आदमी हूं तो मेरा परिवार डरेगा कि कहीं मेरे पे कोई हमला ना हो जाए, कहीं मेरे ऊपर कोई अटैक ना हो जाए, कहीं मेरे ऊपर कोई फॉल्स केस ना हो जाए, कहीं मुझे जैसे राणे साहब को अरेस्ट किया, नीतीश जी पे केस हुआ, जिस हिसाब से कंगना का घर तोड़ दिया, जिस हिसाब से अर्नब पे केस हो गया, मनसुख हिरेन हो गया, तो कहीं मोहित के साथ ऐसा ना हो जब परिवार उसको बैकफुट पे ले जाए। तो ये एक स्ट्रेटेजिकल पूरे मीडिया को बुलाकर आदमी को डराना धमकाना, उसको बैकफुट करने की कोशिश है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आम आदमी को भी अगर सच्चाई के खिलाफ अभी उतर के लड़ना पड़ेगा। अगर हर आदमी घर में बैठ जाएगा तो इस तरह के पावरफुल लोग जो भ्रष्टाचार करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने, उनके पास मीडिया था,
मीडिया से खुद की तारीफें छपा छपा कर अपना एक परसेप्शन इतना बड़ा बना लिया कि लोग इनसे लड़ने को या इनके सामने खड़े होकर इनके झूठे नैरेटिव को बात करने को डरते हैं। मेरे को ऐसा लगता है ये मोदी जी का नया भारत है, और नए भारत में जब हम 75वीं आजादी की तरफ जा रहे हैं तो उसके अंदर ऐसे लोगों से डरने की हमको जरूरत बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसे झूठे आरोप, झूठे नैरेटिव, झूठे स्टोरी को जवाब देकर तोड़ने की जरूरत है। आपने कुछ नाम अभी अभी बताए जिनके ऊपर केसेस हुए। क्या आपको लगता है कि इसमें हर कोई बंदा, हर कोई मतलब नितेश राणे हो, नारायण राणे हो, कंगना रनौत हो, अर्णब गोस्वामी हो या समीर वानखेड़े हो, इसमें हर कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ा है दिशा सलियान वाले केस से, जिसने आरोप किए हैं या किसी ना किसी कारणवश जुड़ा हुआ है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि संजय राउत दिशा सलियान वाला केस बार बार कुरेदना चाहते हैं और बार बार आरोप आदित्य पर लगाए, ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं? क्या ऐसे आपको लगता है कि राउत की यही मंशा है? देखिए, संजय राउत जी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने ये राजनीति के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, भारतीय जनता पार्टी के 3.5 लोग कौन हैं उनको पर्दाफाश करेंगे, उनका भ्रष्टाचार खोलेंगे। शुरुआत तो उन्होंने ठाकरे साहब से की और रश्मि ठाकरे जी के भाई के ऊपर से और उनके 19 बंगलों से की। तो वो पर्दा उनका खोल लेते कि भारतीय जनता पार्टी का खोल लेते, ये तो संजय राउत से पूछा जाए। फिर दूसरा सवाल कि जिस तरह से आज उन्होंने सेना भवन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो शिवसेना पूरा सेना दादर का शिवाजी पार्क भरती थी अकेले मुंबई से, उसको सेना भवन के बाहर नासिक से लोग बुलाने पड़े सेना भवन के बाहर। तीसरा, आज जिस हिसाब की भाषा का प्रयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किया, दल्ला दलाल ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया, तो वो खुद को या वो स्वर्गीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे का एक समझकर वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? क्या वो शिवसेना भवन से कि वो अगले सेना प्रमुख हैं, इस तरह का एक लोगों को सैनिकों को महाराष्ट्र में मैसेज दे रहे थे? वो कितने तीर चलाने की एक बात कर रहे थे वहां से बैठकर, या वो ऐसा तीर चला रहे थे कि अगर मैं ईडी की इंक्वायरी में या मेरे ऊपर मेरा भ्रष्टाचार खुलेगा तो मैं अपने पार्टी के दल को, लोगों को भी छोड़ूंगा नहीं, उनको भी कहीं ना कहीं ट्रैप में ले आऊंगा। वो ऐसा अपनी पार्टी में दबाव बनाने का काम कर रहे थे। अब ये संजय राउत जी के जो बारामती के गुरु हैं, या वो गुरु का आदेश मानते हुए एक तीर से कितने निशाने लगाने हैं उसका वो साध रहे थे। अर्जुन का बाण समझ के, पहले आप जमाने में देखते होंगे महाभारत कि एक तीर ऐसे ब्रह्मास्त्र चलाते थे तो अनेक 7-8 तरह के तीर निकलते थे, किधर किधर जाते थे। तो इस बार क्या हुआ है, 2022 में इन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश की, तीर तो अनेक चलाए लेकिन सब आखिरी में आ गए संजय राउत के अंदर घूम के, लोगों को लगे नहीं उन्हीं के अंदर चले गए सब तीर। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन्होंने जो प्रेशर टेक्निक, भारतीय जनता पार्टी प्रेशर टेक्निक इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज के अधिकारियों के ऊपर प्रेशराइज करने का काम किया कि यहाँ पे मुंबई में सेना रोड पे उतर जाएगी तो एजेंसीज वालों का घूमना मुश्किल हो जाएगा, एक हिडन मैसेज देने का काम किया। एक इन्होंने पर प्रांतीय जाति की बात करके लोगों को मुंबई के अंदर बाकी जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको दबाने का काम किया। इन्होंने अपने ही लीडर्स को कहीं ना कहीं कि मैं तुम लोग को भी घसीट दूंगा, इन्होंने वो करने का काम किया। तो ये एक स्ट्रेटेजिकल संजय राउत की जो प्लान था वो फेल हो गया। इनकी घबराहट इनके पसीने ही से समझ में आ रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले इन्होंने बोला कि विपक्ष के पसीने पसीने हो जाएंगे, लेकिन आपने जब देखा बाद में मुंबई की मेयर इनका पसीना पोंछ रही थी, किशोरीताई पेडनेकर, जितने नेता थे अनिल देसाई से लेकर वहां बैठे हुए सीनियर सिटीजन सब जितने आए हुए थे, जो अब पावर में नहीं है, रिटायर्ड नेता को सबको वहां पे बुलाया गया था। तो जितने रिटायर्ड नेता थे वो संजय राउत को संभाल लेते कि कहीं पसीने से उनका हार्ट फेल ना हो जाए या ऐसा कोई उनको इतना हाइपर टेंशन के अंदर उनको अस्पताल ना ले जाना पड़े। तो सब लोग भूल गए कि वो शिवसेना के जो मफलर था सेना का, उससे मुंह पोंछने लगे। इतनी घबराहट संजय राउत के मुंह पे आ गई थी। एक सवाल, नवाब मलिक हो या संजय राउत हो, मोहित कंबोज पर ही क्यों आरोप लगाते हैं? क्यों इतने मोहित कंबोज महत्वपूर्ण बन गए हैं पूरे मुंबई में भारतीय जनता पार्टी में कि मोहित कंबोज को बीच में घसीटना ही चाहिए, ऐसे उनको लग रहा है? देखिए ऐसा है सुनील जी, मैं तो कोई पदाधिकारी भी नहीं हूँ, मैं तो आमदार भी नहीं हूँ, मैं तो खासदार भी नहीं हूँ, नगर सेवक भी नहीं हूँ।
मैं तो पार्टी का पदाधिकारी 2019 तक था, उसके बाद मैं पार्टी का सदस्य हूँ। अब इनको लगता है कि एक एक ऑर्डिनरी सदस्य को ही नहीं जीत पा रहे हैं, तो ये हमारे नेताओं तक कहां तक जीत पाएंगे। हम्म। तो देवेंद्र फडणवीस जी का, या हमारे बड़े बड़े दादा पाटिल, चंद्रकांत पाटिल का, या बड़े बड़े नेता नारायण नायडू साहब का, सुधीर मुनगंटीवार जी का, गिरीश महाजन जी का, भवन कुले जी का, अनेक नेताओं का नाम लेते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि नवाब मलिक हो या संजय राउत हो, पहले हमारे जैसे ऑर्डिनरी कार्यकर्ता से तो जीत जाओ। जब ऑर्डिनरी कार्यकर्ताओं से पूरा तुम्हारा शासन, प्रशासन, सरकार, पावर, मनी पावर, मैन पावर, मसल पावर, मिनिस्टर पावर, 4M की पावर की ताकत लगा के नहीं जीत पा रहे हो, तो हमारे बड़े बड़े नेताओं की तो बात भी मत करो, पहले हमसे तो जीत के दिखाओ। क्यों? क्योंकि इनके सब आरोप बेबुनियाद है। इनके सब जितने इनकी स्टोरीज है, वो मैं बोलता हूं आपको सलीम जावेद, मैं सलीम जावेद की क्यों बोलता हूं बार बार, क्योंकि ये झूठे झूठे कहानी सलीम जावेद जो हमारे पिक्चरों के काल्पनिक कथाएं है, वो काल्पनिक कथाएं, वैसे ही इन्होंने कथाएं बना के ले आते हैं कि 12,000 करोड़ रुपए की लैंड कंबोज को 100 करोड़ में दे दी गई। अरे मेरे भाई, 12,000 करोड़ की लैंड 1.5 लाख फुट मतलब 10 लाख रुपए स्क्वायर फीट 100 करोड़ में दे दी गई, मतलब क्या बात कर रहे हो। फिर वो लैंड सरकार ने थोड़ी ना दी है। ये रेट इतना पूरा अमेरिका में भी नहीं होगा। दूसरी बात, वो लैंड कोई सरकार ने तो दी नहीं, वो लैंड तो मैंने राकेश दीवान से खरीदी। वो राकेश दीवान से कब खरीदी? मैंने खरीदी 2010 में। 2010 में कौन मुख्यमंत्री था? 2010 से मुख्यमंत्री थे अशोक चौहान। तो थोड़ी ना बीजेपी की सरकार थी, सरकार कौन थी? एनसीपी की और कांग्रेस की। तो किसने दी? एनसीपी कांग्रेस ने दी। अब मेरा सवाल तो संजय राउत से है, बताइए एनसीपी और कांग्रेस ने मुझे लैंड दी? तो करो एफआईआर अशोक चौहान जी के ऊपर, क्यों नहीं एफआईआर करते हो? क्या बेबुनियाद बातें हैं, बिना अभ्यास किए, बिना तथ्यों को जाने हुए। मीडिया, इनको लगता है कि जो ये मीडिया में बोलेंगे, मीडिया इनकी स्टोरी बाय करेगा, क्योंकि मीडिया इनको प्राइम टाइम देता है। सुबह 9 बजे आके अगर कोई फॉल्स नैरेटिव बोलता है महाराष्ट्र के अंदर, तो इनको ही दिखाया जाता है। ये घर से निकले, गाड़ी में बैठे, सेना भवन तक जा रहे हैं, टिक टिक 1 39 मिनट, 38 मिनट, 37 मिनट, 36 मिनट, 35 मिनट, 19 मिनट, 2 मिनट बच्चे, कैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। तो मीडिया ने ही इनको पैदा किया है, मीडिया ने इनका नैरेटिव दिखाया। अब ये झूठा नैरेटिव है, इनको लगता है ऐसे आरोप मीडिया में लगाएंगे और लोग बाई कर लेंगे। लेकिन आज की तारीख में लोग बहुत सेंसिबल हैं, उनको सच्चाई और सच और झूठ, कोई आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, कैलकुलेटिव है वो। 1+1 2 होता है, लोग जानते हैं। लोगों के आगे इनकी ये झूठी नैरेटिव की स्टोरी बाई नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने इनको जवाब दिया, इनकी हर बात का जवाब दिया। अब इनको उस बात से मिर्ची लगती है। अगले दिन उन्होंने मुख्यमंत्री जी के निवास में अधिकारियों को बुलाया, ऐसा मुझे खबर है, मैं आरोप नहीं करता, ऐसा बड़े बड़े लोगों को खबर है। कोई भी गुना दाखिल करो, दाखिल करके इसको ठंडा करो, ये शब्द बोला, इसको अरेस्ट करो। तो क्या अभी महाराष्ट्र में पुलिस ऐसे कोई भी गुना दाखिल कर लेगी, कोई भी झूठे केस कर लेगी? मतलब मनसुख हिरेन इनके शासन प्रशासन में होता है। राणे साहब के ऊपर एक दिन का कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर एफआईआर करके अरेस्ट किया जाता है। रवि राणा जो अमरावती का आमदार है, मौके पे मौजूद नहीं था, कलेक्टर के ऊपर अगर उसके कार्यकर्ता ने इंक डाली तो अटेम्प्ट टू मर्डर 307 रवि राणा के ऊपर लग गया। नितेश राणे जो मौके पे मौजूद नहीं था, उसके ऊपर 307 करके मर्डर केस लग गया। अभी राणे साहब का घर तोड़ रहे हैं, पहले कंगना का घर तोड़ा। अर्नब क्वेश्चन पूछता था तो अर्नब को अरेस्ट कर दिया, फेक टीआरपी केस बना दिया अर्नब के ऊपर। पालघर की बात करो तो कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जाता है। अगर कोई सोशल मीडिया में इनसे सवाल पूछता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है। समीर ठक्कर हो कि सुनैना होले हो, अगर इनको मराठी रावड़ी देवी करके पूछा जाए तो जितेंद्र गजरिया के ऊपर मुंबई में भी केस होता है, पूना पे भी केस होता है। इतनी असहनशीलता इनके अंदर, इंटॉलरेंस क्यों है? आप गवर्नेंस कर रहे हो, आप सरकार के अंदर हो, तो क्या आपसे कोई प्रश्न भी नहीं पूछे? कोई ये दुबई के अरब है क्या, या ये क्या यूएई के कोई राजे महाराजे हैं क्या? ये घर से बाहर निकलेंगे रोड बंद हो जाती है, इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है, कोई पूछेगा तो उनके ऊपर केसेस हो जाएंगे। ये किस तरह का 2022 में हम राजनीति देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं लाल बत्ती का चलन बंद करो। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि जितने मंत्री हैं वो पब्लिक के सेवक है। महाराष्ट्र में क्या है, जो मंत्री है वो पब्लिक के राजे हैं। अगर एक मुगल राजा औरंगजेब की विचारधारा रखकर मराठियों के ऊपर रोज और महिलाओं के ऊपर रोज 4 शब्द बोलता है, उनकी फोटोएं ट्वीट करता है, एक मराठी के ऊपर, मुसलमान है कि मराठी, रोज आरोप लगाता है,
तो मराठी अस्मिता की बात क्यों नहीं की संजय राउत ने? महिलाओं का अपमान हो रहा था तो महिलाओं की बात क्यों नहीं की? ये सब नैतिकता क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाने के लिए, इनके लिए? इनके पार्टी के दल के लोग कुछ भी करें, अगर आज देवेंद्र फडणवीस जी ने ये प्रश्न उठाया कि दाऊद इब्राहिम 1993 ब्लास्ट के आरोपी की प्रॉपर्टी नवाब मलिक ने क्यों खरीदी, इसके ऊपर मीडिया क्यों चुप है? इसके ऊपर उद्धव ठाकरे जी ने आज तक क्या पैनल करके इंक्वायरी बुलाई? एक विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र का 5 साल का पूर्व मुख्यमंत्री, इतना सीनियर लीडर ने अगर इतना संगीन आरोप लगाया, इसके ऊपर एसआईटी बनी क्या भाई साहब? इसके ऊपर जांच के आदेश दिए गए क्या? एक लेकिन 2% का प्रभाकर सैल, जिसने क्रूज पार्टी के अंदर आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े ने 25 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का ऐसा उसने सुना, उसके ऊपर एसआईटी बन गई और बाद में मुंबई पुलिस बोलती है कि हमको कुछ भी इसके अंदर मिला नहीं है। लेकिन उसमें तो आर्यन खान ने खुद ही एफिडेविट दे रखा है कोर्ट में कि ऐसा कोई एफिडेविट से हमारा कोई रिश्ता है ही नहीं है। ठीक है भाई साहब, लेकिन फिर प्रभाकर सैल के एफिडेविट पे एफआईआर हुई, एसआईटी बनी कि नहीं बनी? प्रभाकर सैल का जो एफिडेविट था वो रामजी गुप्ता का नोटराइज था, तो क्या इन्होंने जो नोटराइज हुआ झूठा नोटरी हुई, या प्रभाकर सैल ने झूठा एफिडेविट दिया एक सरकारी अधिकारी के ऊपर? इन्होंने क्या एक्शन लिया प्रभाकर सैल के ऊपर? इन्होंने तो उसको पुलिस की सिक्योरिटी दे दी, और जब हम पूछते हैं कि इसके ऊपर क्या एक्शन हुआ तो इनके पास जवाब नहीं है। तो ये किस तरह की राजनीति और किस तरह का गवर्नेंस है? क्या महाराष्ट्र में पार्लियामेंट में खड़े होकर सुप्रिया सुले जी महाराष्ट्र की गरिमा की बात करते हैं, महाराष्ट्र को झुकने नहीं देंगे? आप शरद पवार जी के ट्विटर हैंडल पे चले जाइए तो वो क्या बोले, दिल्ली के तक के आगे महाराष्ट्र झुकेगा नहीं। मेरा प्रश्न, ये उनका हमेशा प्रश्न है, तो मेरा प्रश्न है कि जिस तरह का भाषा का उपयोग आज की राजनीति के ऊपर संजय राउत कर रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र की गरिमा इसमें ठेस नहीं पहुंच रही है? आज जिस तरह का चलिए भाषा को जरा बाजू रखिए। भाषा ठीक है, भाषा के ऊपर सबका आक्षेप है, लेकिन एक सवाल जो संजय राउत पूछ रहे हैं कि वाधवान फैमिली का पैसा सिर्फ मेरे घर में नहीं आया है, वो सबके घर में आया है। मतलब किरीट सोमैया के घर में आया है, मोहित कंबोज के घर में आया है, देवेंद्र फडणवीस के घर में आया है। इसमें क्या असलियत है? क्या वाधवान के रिलेशन सबके साथ है? सबने वाधवान को मिलकर लूटा है? नहीं जी सर, हमारे घर में नहीं आया, इनके घर में आया है। हमारा पैसा वधावन के घर में गया है। उल्टी बात करे, हमने वधावन से जगह ली, वधावन को हमने पैसा दिया है, हमने पैसा नहीं लिया है। वही लाभ वाली बात हुई ना, वही लाभ वाली बात हुई ना। तो सर हमको तो जगह भी नहीं मिली ना, हमने तो केस किया उल्टा कि हमको जगह भी नहीं मिली। मतलब आपने जगह खरीदी तो थी, लेकिन जगह मिली नहीं, पैसा चला गया। मिली नहीं, उसके पैसा चला, वही तो केस किया है। हाईकोर्ट में भी केस है और मुंबई में ईओडब्ल्यू में भी केस है। अच्छा, मतलब ये भी अलग केस है? यही तो केस है जिसमें प्रवीण राउत अरेस्ट हुए। अच्छा, हाँ, यही तो मतलब आपने जो पूछा संजय, ये जरा हमारे प्रेक्षकों के लिए यही केस समझा दीजिए कि किस तरह से वधावान के साथ संबंध जोड़े जा रहे हैं और पैसा आया, लाभ लिया ऐसा बोला जा रहा है। ये वाली केस जरा समझा दीजिए जिसमें राउत जी जो बोल रहे हैं वो सामने आ जाए। मैं सच्चाई बताता हूँ, 2007-8 में गोरेगांव का पतरावाला चाल प्रोजेक्ट था प्रवीण राउत का। वो कंपनी का नाम था गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। 2008 में उन्होंने ये कंपनी राकेश वधावन को बेच दी, प्रवीण राउत ने। लेकिन 2011 में जो कंपनी बेची थी, उन्होंने ना बेचते हुए प्रवीण राउत ने राकेश दीवान के साथ जॉइंट वेंचर डेवलपमेंट कर लिया, क्योंकि ये माड़ा की लैंड थी। माड़ा की लैंड वो किसी को नहीं बेच सकते थे। जब ऑब्जेक्शन हुआ तो उन्होंने जॉइंट वेंचर डेवलपमेंट कर लिया। ये लैंड 40 एकड़ अभी प्रवीण राउत और राकेश दीवान की साथ में जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के अंदर दोनों के पास आ गई। राकेश दीवान ने वहां पे लैंड 40 एकड़ के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट करके मेरे जैसे 9 डेवलपर को, 9 बिल्डर लोग को प्लॉट करके बेचा और बोला कि आप 6 महीने के अंदर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हो। लेकिन उन्होंने जो हम लोग को बेचा और पैसे हमसे लिए, माड़ा की एनओसी भी दी, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों के आगे जो उनको रीडेवलप करके फ्लैट वहां पे लोगों को देना था, उनको प्रवीण राउत को, उन्होंने 2011 तक नहीं दिया। हमारा फॉलोअप चालू रहा 2012 तक, तब भी नहीं दिया। 2013 में माड़ा ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया राकेश दीवान के ऊपर, लेकिन ये सरकार मतलब एनसीपी और कांग्रेस की थी, और राकेश दीवान सबको पता है कि एनसीपी और कांग्रेस की बाई प्रोडक्ट है, उन्हीं की पैदाइश है पूरे।
और उनके ही एक सब नेताओं के फ्रंटमैन करके राकेश दीवान महाराष्ट्र और मुंबई में जाने जाते थे। ये सिलसिला 2015 तक हमारे आपस में नोटिसबाजी चलती रही कि हम लोग को 9 लोगों को लैंड कब मिलेगी। 2016 हुआ, हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन करके उस समय के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे, उनके पास गए, उन्होंने उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई। 2017 में एफआईआर दर्ज हुई जिसमें प्रवीण राउत ईओडब्ल्यू में अरेस्ट हुए थे। सही है। ये तबका जब राउत रशिया चले गए थे, जब राउत रशिया चले गए। यस, हाँ, ये तबका दुख संजय राउत के मन के अंदर है कि हम लोगों ने एफआईआर क्यों की। अब ईडी ने उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जब पीएमसी का केस हुआ तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर गुरु आशीष के, राकेश दीवान के ऊपर और उसके एसोसिएट सबके ऊपर केस दर्ज किया। हम लोगों ने उसमें जाके स्टेटमेंट भी दिया। हम लोग तो आज भी प्रोजेक्ट इफेक्टेड लोग हैं जिनको वहां पे कुछ मिला ही नहीं। मतलब आप वो इफेक्टेड और आपको लाभार्थी बोला जा रहा है। हमारे जैसे 9 लोग, क्योंकि हमने हमारे केस करने के ऊपर प्रवीण राउत अरेस्ट हुआ, तो उसमें ही संजय राउत की बीवी को 50 लाख गया था। और इतने साल तक प्रोटेक्ट करके संजय राउत ने प्रवीण राउत का और राकेश दीवान का ये कांड को संभाल के रखा था, जो ये एक्सपोज्ड हो गया। अब उनके मन में तो इस बात की रंजिश और गुस्सा है। उन्होंने इनडायरेक्टली वे में हम लोग को बहुत बार बोलने की कोशिश भी की, तो हम लोगों ने उनको क्या बोला, भाई हमको हमारा प्लॉट दिला दो, बात खत्म हो जाएगी बस। सही। लेकिन बस इतना ही था। लेकिन आज संजय राउत जी को क्या लगा 19 के बाद, तो वो चाणक्य है महाराष्ट्र की राजनीति के, उन्होंने सरकार बना दी। तो आज अगर उनसे कोई बात भी करे या उनको उनका आईना भी दिखाए तो ईगो और एटीट्यूड प्रॉब्लम उनका इतना ज्यादा बढ़ चुका है, घमंड, और उनके अंदर एक अलग तरह के संजय राउत 2022 के है कि कैसे उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और मांगना तो हमारा गुनाह हो गया उनसे। तो ये गुस्सा उनका निकल के सामने आया और झूठी नैरेटिव, मैं आपको कुछ क्षण के लिए रोकता हूं। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मुझे इस मीटिंग को अभी रोकना होगा। अगले पार्ट में हम फिर मिलने वाले हैं और फिर इस विषय में विस्तार से बात करने वाले हैं। अभी इसी पार्ट को थोड़ी देर के लिए यहां रुकता हूं। ये चर्चा खत्म नहीं हुई है, हमारे दर्शकों को भी बता दूं, हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी।